हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग फार्माकोथेरेपेटिक्स का टॉप 20 सीरीज का पार्ट 16 करने वाले हैं। पार्ट 16 में आ चुके हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि अब हम लोग थेरेपेटिक्स के टॉप 20 सीरीज़ को लगभग एंड के कगार पे ले जा चुके हैं और हमारा अब धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है। सो इसको अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग और फिर इसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है? हाँ जी, रिवीजन, वन शॉट रिवीजन वगैरह भी हम लोग करवाएंगे ताकि आपका रिवीजन फिर से हो जाए। यानी ये पूरा टॉप 20 एक बार फिर से रिवीजन करवाया जाएगा। MCQs वगैरह भी होंगे, लेकिन ये टॉप 20 का रिवीजन आपका कंटिन्यू रहेगा क्योंकि ये टॉप 20 रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? हाँ, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूं तो आज हम लोग पार्ट नंबर 16 में क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इटियोपैथोजेनेसिस, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ UTI यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, रूमेटाइड अर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। यानी ये 3 डिजीज़ के बारे में से कोई एक या दो लिखना होता है, लेकिन हम लोग चूँकि यहाँ पर प्रॉपरली पढ़ रहे हैं, है ना, एग्जाम का क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे 3 डिजीज आएंगे, 3 में से कोई एक या दो के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना होता है, लेकिन हम लोगों को यहाँ तीनों पढ़ना है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, रूमेटाइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये तीनों पढ़ेंगे। ठीक है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब होता है सिम्टम, इटियोपैथोजेनेसिस मतलब है कारण, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब है कि उसमें कौन सी दवा यूज होगी, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है कि उसमें मतलब कौन से हैबिट वगैरह चेंज होगी, क्या डाइट चेंज होगी, क्या एक्सरसाइज वगैरह, ये सब चीज़ें बिना दवा के कैसे ठीक, मतलब बिना दवा के जो आपके परहेज बताए जाते हैं वो चीज़ें आपको यहाँ करना होता है। ठीक है? चलो, सबसे पहले हमारा है UTI यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। पहला टॉपिक है UTI, तो सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए UTI यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। सबसे पहले तो यहीं से सवाल बनता है कि UTI स्टैंड्स फॉर, यानी UTI का फुल फॉर्म क्या होता है सर? तो UTI का फुल फॉर्म होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, UTI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन, ये एक प्रकार का इन्फेक्शन है दैट अफेक्ट्स एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, जो कि आपके यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट को अफेक्ट करता है। जैसे किडनी को अफेक्ट कर सकता है, यूरेटर को अफेक्ट कर सकता है, ब्लैडर को अफेक्ट कर सकता है, और यूरेथ्रा को अफेक्ट कर सकता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया स्पेशली इस्चेरिचिया कोलाई यानी ई कोलाई बैक्टीरिया। इसको शॉर्टकट में ई कोलाई बैक्टीरिया कहते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया कहते हैं। करेक्ट? यानी UTI का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। नाम में ही लिखा हुआ है यूरिनरी ट्रैक, यानी पेशाब के रास्ते में, ये जो पेशाब का रास्ता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। ये आपके यूरिनरी सिस्टम के किसी बॉडी पार्ट को किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। यहाँ पर एक बैक्टीरिया है इस्चेरिचिया कोलाई यानी ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया होता है जो अफेक्ट करता है। ठीक है? एक्चुअली होता क्या है, तो देखो भाई, आपका यूरिनरी ट्रैक पहले देखना होगा क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ आपको दिख रहा होगा किडनी, दोनों साइड किडनी है। यस सर, ये किडनी है, आपको दिख रहा होगा, ये दोनों साइड किडनी है। एक सेकेंड रुक जाइए। यस मैम, हाँ अच्छा ठीक है मैम, भेज देते हैं। ओके, एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा। चलो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा एक इम्पोर्टेंट कॉल था। चलो, UTI का मतलब है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन क्या अफेक्ट करता है? एनी बॉडी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यानी यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। यूरिनरी सिस्टम में आते क्या क्या है सर? तो अगर आप इसको गौर फरमाएंगे, यानी इसको डिटेल में देखेंगे, तो ये है यूरिनरी ट्रैक, यानी ये किडनी में यूरिन बनते हैं। ये दोनों किडनी हैं,
किडनी में यूरिन बनता है तो ये यूरेटर के द्वारा, ये देखो यूरेटर के द्वारा पेशाब कहाँ आता है, ब्लैडर में आता है, एंड ब्लैडर के बाद वो पेशाब यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकलता है। लेकिन अब ये इन्फेक्शन क्या होता है, किसी भी जगह हो सकता है, यूरेथ्रा में हो सकता है यानी पेशाब की नली में हो सकती है, या फिर ये ब्लैडर जहाँ पे पेशाब जमा होता है वहाँ हो सकता है, या फिर ये यूरेटर में हो सकता है, या फिर सीवियर कंडीशन में किडनी में भी होता है। ठीक है, ये देखो कुछ इस तरीके से इन्फेक्शन हुआ है, ये है ब्लैडर और यहाँ पर बैक्टीरियाज वगैरह पहुँच गए हैं। ज़्यादा कॉमनली ये इन्फेक्शन कहाँ होता है, यूरेथ्रा में होता है। ज़्यादा कॉमनली इन्फेक्शन ये यूरेथ्रा या ब्लैडर में होता है। ठीक है। तो यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन किसी भी आपके पार्ट को, यूरिनरी सिस्टम के पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा। मोस्ट कॉमनली किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया है, इस्चेरिचिया कोलाई इसका पूरा नाम होता है, ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया उसके कारण होता है। यानी उसी को हिंदी में अगर बात करें तो ई कोलाई क्या है, तो ये देखो मूत्र मार्ग संक्रमण यानी यूटीआई को कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। मूत्र प्रणाली के किसी भी भाग जैसे किडनी, यूरेटर, मूत्राशय या मूत्र मार्ग में होने वाला संक्रमण है। यह अधिकतर बैक्टीरिया विशेषकर ई कोलाई के कारण होता है। इसके लक्षणों में पेशाब करते समय जलन आना। यूटीआई जब होता है तो इसका सिम्टम क्या आता है, तो पेशाब करते वक्त जलन का फील होना, बार बार पेशाब होना और पेट के निचले भाग में दर्द शामिल होना। पेट के निचले भाग में दर्द शामिल होना। समय पर इलाज न होने पर यह संक्रमण किडनी तक फैल सकता है। यानी कि आपके इस यूटीआई बीमारी में पेशाब करते समय बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी पेशाब करते समय थोड़ा जलन महसूस होना होता है, थोड़ा नहीं बहुत जलन महसूस होता है, बार बार पेशाब लगता है लेकिन होता नहीं है ना, और पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। और यह समय ये जो इसका इलाज अगर सही से नहीं किया गया तो ये किडनी तक फैल सकता है। अब ये किस में ज़्यादा कॉमन होता है, मेल या फीमेल में, समझना बात को। तो यूटीआई ज़्यादातर कॉमन किस में होता है, फीमेल में होता है। क्यों होता है फीमेल में ज़्यादा कॉमन सर, तो देखो भाई यूटीआई हो कहाँ रहा है, ज़्यादातर यूरेथ्रा में होता है। फीमेल जो यूरिनेट करती हैं तो वो अक्सर देखना कि फीमेल यूरिनेट जो होती है, फीमेल के यूरिनेट करने का जो ट्रेडिशनल मेथड है वो बैठ के होता है, राइट, और मेल यूरिनेट करता है खड़ा होके। दूसरी चीज़, पहला फैक्टर ये है जिससे क्या होता है, और मेल का यूरेथ्रा बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि मेल का यूरेथ्रा पेनिस से होकर गुजरता है। जैसे अगर ये पेनिस है, अगर मान लो ये पेनिस है तो ये पेनिस तक यूरेथ्रा आएगा ना, इतना दूर तक यूरेथ्रा आएगा। ठीक है, तो मेल का यूरेथ्रा बड़ा होता है, करेक्ट। एंड मेल खड़ा होकर यूरिनेट करता है, तो मान लो यूरिनेट यहाँ पे कर रहा है, तो अगर यहाँ पे गंदा जगह पे बैक्टीरिया वगैरह है, यहाँ से वहाँ तक पहुँचते तब तक मेल अपना चेन बंद कर लेगा, खेल खत्म। हाँ, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है। फीमेल का यूरेथ्रा भी छोटा होता है क्योंकि पेनिस नहीं है। फीमेल का यूरेथ्रा भी छोटा है, प्लस फीमेल का यूरेथ्रा छोटा है और उसके साथ साथ ज़मीन के कांटेक्ट में आ जाता है, ज़मीन से बहुत कांटेक्ट में आता है, या फिर जो टॉयलेट्स होते हैं। इसीलिए फीमेल को कहता है पब्लिक टॉयलेट यूज़ नहीं करना चाहिए। कारण क्योंकि जो ये सरफेस है जहाँ पर वो यूरिनेट करती हैं, तो वहाँ अगर गंदगी है तो उनका स्ट्रीम जो होता है वो बहुत छोटा बनता है। क्योंकि आपको पता है कि भाई फीमेल अक्सर ट्रेडिशनल मेथड है कि वो बैठ के यूरिनेट करती हैं, शौच करती हैं, तो उनसे क्या होगा कि ये जैसे मान लो ये फीमेल का बॉडी पार्ट है, तो ये यूरिनेशन जो होगा ये ज़्यादा दूर तक नहीं होगा, ये यहीं पर होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अगर ये पब्लिक टॉयलेट है, गंदा जगह, यहाँ ई कोलाई बैक्टीरिया है, तो वो ई कोलाई बैक्टीरिया क्या होगा कि इस स्ट्रीम के द्वारा, यानी वही पेशाब के धार जो होते हैं यूरिनरी स्ट्रीम के द्वारा यूरेथ्रा में चले जाते हैं, है ना। क्योंकि इस बहुत शॉर्ट स्ट्रीम बनता है, यूरेथ्रा में जाके वहाँ अपना संख्या मल्टीप्लाई करते हैं और इन्फेक्शन बढ़ाते हैं, धीरे धीरे ब्लैडर को संक्रमित कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए फीमेल में ऐसा नहीं, मेल को होगा ही नहीं, बहुत कॉमनली ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है, फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन इन फीमेल, क्योंकि इसके रीजन है, पहला यूरेथ्रा का छोटा होना जिसकी वजह से संक्रमण बहुत तेज़ी से चला जाता है, ब्लैडर तक पहुंचता है। दूसरी चीज़ें, फीमेल ट्रेडिशनली बैठ के शौच करती हैं, इसलिए आइडियली कहा जाता है कि जो भी है क्या कहते हैं, अपने जो भी बहनें हैं या फिर परिवार के लोग हैं उनको, आप अगर शिक्षित लोग हैं तो आप उनको शिक्षित करिए कि कभी भी इस तरीके से पब्लिक टॉयलेट्स में घंटों घंट बैठ के, लंबे समय तक बैठ करके नहीं, ये पोजीशन सही नहीं है। इसमें इंडियन टॉयलेट का यूज़ करना है। पहली बात, अगर बाहर कहीं है भी तो इंडियन टॉयलेट यूज़ करिए, उससे क्या होता है, एक गैप बनता है जिससे कि यूटीआई होने के चांसेस कम होते हैं। वेस्टर्न में यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन केस अगर वेस्टर्न है तो यूरिनेट करने का आइडियल तरीका होता है ये पब्लिक टॉयलेट्स में। क्यों, इससे क्या होगा,
इससे यूरिनेशन, क्योंकि इस कमोड पर कितने सारे बैक्टीरियाज वगैरह हैं, उसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस है ना कम होंगे, इसीलिए। ओके। और क्लिनिकल पब्लिक टॉयलेट्स बहुत कम यूज़ करना है, इससे यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या क्या होते हैं सिम्टम्स, तो बर्निंग और पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेशाब करते समय जलन या दर्द होना। देखो जो आपने सिम्टम्स लिखने हैं डिजीज़ के, ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखना है तो आपको आसानी से होगा, मतलब पेज भी भरेंगे। तो बर्निंग और पेन सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी यूटीआई के केस में पेशाब करते समय जलन होती है, दर्द होता है। फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, यानी बार बार पेशाब आने की इच्छा होगी, पेशाब होगा नहीं लेकिन बार बार ऐसा लगेगा पेशाब होने वाला है, ठीक है। पासिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, थोड़ी थोड़ी मात्रा में पेशाब का आना, यानी कि ऐसा होता है ना, एक जनरली होता है कि भाई पेशाब किए संतुष्टि हुआ, चलो एक डेढ़ 2 घंटे के लिए निश्चिंत हो गए, ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट के लिए यूरिनेशन होती है। क्लाउडी और फॉल स्मेलिंग यूरिन, यानी पेशाब का धुंधला या बदबूदार होना, यहाँ पे पेशाब थोड़ा ज़्यादा मतलब थोड़ा सा बदबूदार हो जाता है, यानी कि खराब स्मेल आता है। लोअर एब्डोमिनल या पेल्विक पेन, यानी पेट के निचले हिस्से या पेल्विक भाग में दर्द का होना, पेट के निचले हिस्से में या फिर पेल्विक भाग में दर्द का होना। एंड फीवर्स एंड चिल्स, यानी सीवियर केस में बुखार और ठंड का लगना, गंभीर मामलों में थोड़ा सा फीवर वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है, किसमें, यूटीआई में, इन्फेक्शन में। इसके ट्रीटमेंट क्या है सर, ट्रीटमेंट में हम लोगों को दोनों चीज़ पढ़ना है सर, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स और फार्माकोलॉजिकल मेथड्स। जैसे डॉक्टर जब भी दवा देता है तो उसके साथ कुछ सलाह भी देता है कि भाई भात रोटी नहीं खाना है, ये नहीं करना है, ग्लूकोज का होता है ना, जस्ट लाइक दैट। तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मतलब होता है जिसमें ड्रग्स इन्वॉल्व हैं, दवा इन्वॉल्व हैं, और नॉन फार्माकोलॉजी जिसमें दवा इन्वॉल्व नहीं है लेकिन परहेज, कि हाँ भैया ये चीज़ें करना है। जैसे क्या, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, यानी फ्लूइड इनटेक बढ़ा दो, उस समय पे पानी ज़्यादा पियो ताकि जल्दी से जल्दी यूरिनेशन ज़्यादा हो और इन्फेक्शन कम से कम हो, बैक्टीरिया बाहर जाए। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, साफ़ सुथरा को मेंटेन करके रखिए। एम्प्टी और ब्लैडर ऑफन, यानी कि बहुत लंबे समय तक पेशाब को रोक के रखने का प्रयास नहीं करना है, पेशाब लगे तो उसको क्लियर कीजिए, यूरिनेट करिए। यूरिनेट सुन आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, यस ये भी एक कॉमन कॉज है, मेल हो या फीमेल हो दोनों में ये कहा जाता है कि भाई यूरिनेशन के बाद, मतलब आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर संबंध बना है, खास करके अनप्रोटेक्टेड संबंध बना है, तो उसके बाद यूरिनेट करिए, क्योंकि उस यूरेथ्रा में कुछ पार्टिकल्स जो भी हैं, अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह गया है तो वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, यूरिनेट करने से वो बाहर निकल जाएगा। वाइप फ्रंट टू बैक, यानी कि बैक टू फ्रंट नहीं आना है, क्योंकि फ्रंट में तो यूरेथ्रा है, तो बैक टू फ्रंट नहीं लाना है, फ्रंट टू बैक लेके जाना है ताकि जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो पीछे जाए, ठीक है। अब है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स इंक्लूडिंग ड्रग ट्रीटमेंट, लाइक इसमें फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में कुछ एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो एंटीबायोटिक्स आर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एंड सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द सीवियरिटी एंड कल्चर सेंसिटिविटी, यानी कि जो एंटीबायोटिक्स है ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होते हैं सीवियरिटी और कल्चर सेंसिटिविटी के आधार पर। फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है, इन अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई इंक्लूड नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, यानी कि अगर अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई यानी कि सिंपली अगर जो इन्फेक्शन यूरेथ्रा और ब्लैडर में है तो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन और ट्राइमिथोप्रिन सल्फामिथोक्साजोल एंड फॉस्फोमाइसिन एंटीबायोटिक्स हैं जो कि यूज़ होता है। देखो ये ट्राइमिथोप्रिन सल्फामिथोक्साजोल टैबलेट्स है, फिर नाइट्रोफ्यूरेंटोइन टैबलेट्स है, तो ये कुछ ऐसे टैबलेट्स हैं जो कि फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होते हैं। फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग, फर्स्ट लाइन ड्रग होते हैं एंटीबायोटिक के तौर पर नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, एंड दूसरा है ट्राइमिथोप्रिन सल्फामिथोक्साजोल, एंड तीसरा है फॉस्फोमाइसिन। ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। हाँ, सीवियर कंडीशन में, कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास का एंटीबायोटिक जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, या तो बीटा लैक्टम्स एंटीबायोटिक जैसे एमॉक्सिसिलिन, क्लेविनेट है ना, एमॉक्सिसिलिन, क्लेविनेट एंड सिफेलोस्पोरिन्स आर यूज्ड इन कॉम्प्लिकेटेड केस, यानी कॉम्प्लिकेटेड केस में एमॉक्सिसिलिन, क्लेविनेट, सिफेलोस्पोरिन्स वगैरह यूज होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में आपके नाइट्रोफ्यूरेंटोइन और ट्राइमिथोप्रिन सल्फामिथोक्साजोल, फॉस्फोमाइसिन वगैरह यूज होते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन्स, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन वगैरह यूज होते हैं, ठीक है। चलो, तो यूटीआई आपने देख लिया, यूटीआई के बारे में आप थोड़ा सा एक बार मेरे साथ रिवीजन करें, मेरा टॉपिक जो भी पढ़ाने के बाद अब आप देखें कि आप लिख पाते हैं कि नहीं यूटीआई के बारे में। चलो मेरे साथ एक बार रिवीजन करो, फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, मेरे पढ़ाने का तरीका यही है। चलो भाई, यूटीआई मतलब क्या है सर, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यहाँ ये कहाँ इन्फेक्शन करता है, तो यूरिनरी ट्रैक में,
कहाँ पे? यूरिनरी सिस्टम के किसी भी बॉडी पार्ट, किसी भी पार्ट में, चाहे किडनी में, यूरेटर में, ब्लैडर में, यूरेथ्रा में। अच्छा बोलेगा ज़्यादा कॉमनली कहाँ इन्फेक्शन होता है? यूरेथ्रा या तो ब्लैडर। ज़्यादा कॉमनली ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है, ब्लैडर में ज़्यादातर कॉमनली इन्फेक्शन होता है। मोस्ट कॉमनली ये होता है ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। एंड इसमें बर्निंग और पेन सेंसेशन होते हैं ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी पेशाब के दौरान थोड़ा जलन महसूस होती है। फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, बार बार पेशाब आने की इच्छा होती है। पासिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, यानी कि थोड़ा थोड़ा यूरिन पास आउट होता है। क्लाउडी और फॉल स्मेलिंग यूरिन, यानी गंदा बदबू वाला स्मेल आता है एंड यूरिन से। एंड थोड़ा सा पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। फीवर्स और चिल्स, यानी कि थोड़ा सीवियर केस में थोड़ा दर्द और बुखार, ठंड बुखार वगैरह भी देखने को मिलता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में फ्लूइड इनटेक बढ़ा देना है, यानी कि ताकि इन्फेक्शन कम से कम हो। हाइजीन को मेंटेन करना है, ब्लैडर को क्लीन करना है, हर समय एम्पटी करना है, पेशाब रोक के नहीं रखना है। आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स यूरिनेट करना है। फ्रंट टू बैक, है ना, आगे से पीछे की ओर वाइप करना है अगर क्लीन करना है तो। एंटीबायोटिक्स यहाँ पे चूंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। एंड फर्स्ट लाइन ड्रग में यूटीआई के तौर पर अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है तो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, या तो ट्राइमिथोफ्रिन सल्फामिथोक्साजोल, या तो सल्फास्फोमाइसिन। फिर फ्लोरोक्विनोलोन्स के क्लास के जो एंटीबायोटिक हैं जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, जैसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है एमॉक्सिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन, ये सब कॉम्प्लिकेटेड केस में यूज किया जाता है, ठीक है। चलो अब कुछ सवाल हैं जो कि यूटीआई से संबंधित हैं, आप इसका जवाब दीजिए। वेयर डू यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस मोस्ट कॉमनली ऑकर, ज़्यादातर कहाँ होता है? किडनी, ब्लैडर और यूरेथ्रा, यूरेटर्स, प्रोस्टेट। जवाब दीजिए। तो सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं बी, सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं बी। ठीक है। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली कहाँ होता है? ब्लैडर्स और यूरेथ्रा में होता है, करेक्ट। हाँ चलिए, अब है रूमेटाइड अर्थराइटिस। रूमेटाइड अर्थराइटिस क्या होता है सर? तो नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस, ये तो एक हो गया। अब है रूमेटाइड अर्थराइटिस पढ़ते हैं। रूमेटाइड अर्थराइटिस और ऑस्टियो अर्थराइटिस, ये दोनों जॉइंट पेन होता है, ये दोनों जॉइंट पेन होता है। अर्थराइटिस मतलब ये जॉइंट में प्रॉब्लम, लेकिन अंतर है। रूमेटाइड अर्थराइटिस किस वजह से होता है? तो जब बॉडी का इम्यून सेल, ऑटो इम्यून डिजीज़ है ये, जब आपके बॉडी का इम्यून सेल क्या होता है, खुद के जॉइंट्स पर अटैक कर देता है, जिससे जॉइंट में डिफॉर्मिटीज़ आती हैं, जॉइंट्स में स्टीफनेस, खिंचाव, दर्द वगैरह देखने को मिलता है, उसको रूमेटाइड अर्थराइटिस कहते हैं। जबकि ऑस्टियो अर्थराइटिस एजिंग की वजह से होता है, उम्र हो गया और कार्टिलेज, जॉइंट्स के बीच जो कार्टिलेज हैं वो धीरे धीरे डिजेनरेट कर गए हैं, तो डिजेनरेटिव अर्थराइटिस इसको कहा जाता है। तो ये ऑस्टियो अर्थराइटिस वो होता है, इसमें बड़े बड़े जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं। तो चलो वन बाय वन पढ़ते हैं। अभी पहले रूमेटाइड अर्थराइटिस पढ़ लेते हैं। मैंने बताया ये एक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। ऑटो इम्यून का मतलब है आपके बॉडी का इम्यून सेल आपके जॉइंट्स के ऊपर अटैक कर देगा, यानी आप ही के, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ मतलब आप समझ लो हमारे देश में अगर ऑटो इम्यून प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे देश का इम्यून सिस्टम कौन है? डिफेंस सिस्टम जिसको कहते हैं, वो सोल्जर है, इंडियन आर्मी। अगर इंडियन आर्मी इंडिया के लोगों को ही मारने लग जाए तो दिक्कत तो होगी। जस्ट लाइक दैट रूमेटाइड अर्थराइटिस इज अ क्रोनिक ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज़। ऑटो इम्यून का मतलब है हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी के जॉइंट्स पर अटैक कर देता है। इन विच, देखो, इन विच बॉडीज इम्यून सिस्टम, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, अटैक्स साइनोवियल लाइनिंग ऑफ द जॉइंट्स, जॉइंट्स में जो साइनोवियल लाइनिंग होती है उसके ऊपर अटैक करता है, कॉजिंग पेन, जिससे पेन होते हैं, स्वेलिंग होता है, स्टीफनेस होता है एंड जॉइंट्स डिफॉर्मिटी ओवर टाइम। यानी कि रूमेटाइड अर्थराइटिस एक दीर्घकालिक स्वप्रतिरक्षी ऑटो इम्यून सूजन संबंधी रोग है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जोड़ों की साइनोवियल झिल्ली पर हमला करती है, जिससे दर्द, सूजन, जकड़न, समय के साथ जोड़ विकृति हो सकती है, जॉइंट्स वगैरह टेढ़े हो जाते हैं। ये खास करके जो रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है ये छोटे जॉइंट्स में अफेक्ट करता है। जैसे देखो नॉर्मल जॉइंट्स कितने अच्छे हैं, लेकिन अगर जो रूमेटाइड अर्थराइटिस हो जाता है तो छोटे छोटे जैसे उंगली वगैरह के जॉइंट्स, और ये सिमिलर होता है, इधर हुआ है इस हाथ में हुआ है तो इस हाथ में भी होगा, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, जबकि ऑस्टियो अर्थराइटिस ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो आपने क्या बनाया हुआ भाई? चलो भाई, सब लोग पहले बताना कि यूटीआई क्लियर हुआ था, यूटीआई समझ में आया? बताओ, यूटीआई समझ में आया? फिर मैं रूमेटाइड अर्थराइटिस फिर से समझाऊंगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन एंटीवायरल ड्रग, तो इसमें क्या क्या लिखना है ड्रग के डेफिनेशन। अभी हम एंटीवायरल पढ़ाए हैं नहीं ना, है ना, इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन,
आपको 5 नंबर में लिखने आ जाएगा तो बस डेफिनेशन लिखो, क्लासिफिकेशन लिखो, फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखो, बस 3 चीज लिखो, खेल खत्म, है ना। डेफिनेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, केमिकल क्या कहते हैं, सॉरी, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ओके। यूटीआई के जो ईटियोलॉजीज हैं मैंने बता दिया, कारण यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मिस हो गया, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इसके कारण हैं जो ब्लैडर का छोटा होना, सॉरी यूरेथ्रा का छोटा होना, फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है, और जो जो ट्रेडिशनल मेथड है शौच करने का वो सब मेथड होता है, ठीक है, उसकी वजह से फैलता है। चलो भाई, एक बार कमेंट में दिल बना दो, देन मैं रूमेटाइड अर्थराइटिस को स्टार्ट करता हूँ, ओके। यूरिन के साथ ब्लड नहीं आता है, लेकिन वो यूरिन के साथ ब्लड आना हिमेचूरिया का कंडीशन है, वो अलग चीज़ शो करता है ना, वो एकदम सीवियर कंडीशन हो गया। चलो भाई, एक बार कमेंट में दिल बना दो सारे बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अब रूमेटाइड अर्थराइटिस की मैं बात करता हूँ। रूमेटाइड अर्थराइटिस एक क्रोनिक ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जिसमें आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम पर, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है आपके साइनोवियल लाइनिंग जो जॉइंट्स के हैं उस पर अटैक करता है, जिससे जॉइंट्स में प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, ईटियोलॉजीज ऑफ रूमेटाइड अर्थराइटिस, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला है ऑटो इम्यून रिएक्शंस, यानी आपका इम्यून सिस्टम अटैक कर देगा साइनोवियल मेम्ब्रेन्स ऑफ द जॉइंट्स, यानी आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम साइनोवियल मेम्ब्रेन के जॉइंट्स पर अटैक कर देगा, उसको ऑटो इम्यून रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं जैसे फैमिली हिस्ट्रीज या HLA-DR4 एंड रिलेटेड जीन रिस्क इंक्रीज रिस्क, यानी कुछ फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी के परिवार में ऐसा कुछ है, जेनेटिक भी होता है थोड़ा बहुत, तो हो सकता है। इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स भी हैं जैसे स्मोकिंग, इन्फेक्शंस, पॉल्यूशन, ये सब भी ट्रिगर हो सकते हैं कि भाई ऑटो इम्यून इन्फेक्शन हो जाए। हार्मोनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ मोर कॉमन इन फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है। हार्मोन चेंजेस में प्ले अ रोल। फिर इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेशन, यानी कि एबनॉर्मल साइटोकाइंस एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन की वजह से भी हो सकता है, यानी कि कोई एक परफेक्ट कारण नहीं है, किसी कारण से मेन यही है कि इम्यून सिस्टम अटैक करता है। अब ये इम्यून सिस्टम किस वजह से अटैक कर सकता है, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक भी हो सकता है, कोई ऐसा भी हो सकता है कि सिगरेट वगैरह पिए और इन्फेक्शन वगैरह की वजह से, पॉल्यूशन वगैरह, ऐसा नहीं है कि अब ये भी बोलेगा कोई कि अगर सर स्मोकिंग कर रहे हैं पूरे ज़िंदगी भर नहीं हुआ, तो जरूरी नहीं कि स्मोकिंग से हो ही जाएगा, किसी किसी के बॉडी में ये स्मोकिंग एक ट्रिगर फैक्टर हो जाता है, समझ रहे बात को। हाँ, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम्स, जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग, यानी जोड़ों में दर्द और सूजन देखने को मिलते हैं। मॉर्निंग स्टीफनेस, यानी सुबह सुबह 1 घंटे तक, सुबह की जकड़न 1 घंटे से अधिक मॉर्निंग में थोड़ा सा मॉर्निंग स्टीफनेस रहता है। सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, यानी शरीर के दोनों तरफ के जोड़ प्रभावित होते हैं। एंड वार्मथ एंड टेंडरनेस ऑफ जॉइंट्स, यानी जोड़ गर्म और छूने पर दर्द होते हैं। एंड रिड्यूस्ड जॉइंट मूवमेंट, यानी जोड़ों की गति का कम होना, ये देखने को मिला हुआ है, ठीक है। जॉइंट डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, यानी अनलर डेविएशन या स्वनेक, यानी जोड़ विकृति, यानी थोड़ा बहुत जोड़ जो जॉइंट्स होते हैं उसका शेप खराब हो जाता है। फटीगनेस एंड वीकनेस, थकान और कमजोरी जैसा महसूस होना। लो ग्रेड फीवर और वेट लॉस, यानी हल्का बुखार और वजन कम होना, ये सिम्टम्स हैं। रूमेटाइड नोड्यूल्स अंडर द स्किन, यानी त्वचा के नीचे कठोर गांठ का होना, ठीक है। अब ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटाइड अर्थराइटिस, ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटाइड अर्थराइटिस में नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स और फार्माकोलॉजिकल मेथड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स में पेशेंट एजुकेशन, यानी कि जो रोगी का क्या कहते हैं, ज़रूरी है कि भाई रोगी को थोड़ा सा समझ, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, स्मोकिंग वगैरह नहीं करना, अल्कोहल वगैरह नहीं लेना, तो सही है। फिर है साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस, यानी मनो सामाजिक हस्तक्षेप देना। फिर अप्रोप्रिएट यूज ऑफ रेस्ट, उचित विश्राम का उपयोग करना ताकि स्ट्रेस कम से कम हो। थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज करना, फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी करना। एंड उसके बाद फिर न्यूट्रिशनल एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स वगैरह को लेना। लेकिन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या क्या आते हैं सर, तो मेन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में ट्रीटमेंट आता है जैसे कि आपके जो दवाएं यूज़ होती हैं, जैसे दर्द होता है जॉइंट्स में तो NSAIDs क्लास के ड्रग्स यूज होते हैं, यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यूज होते हैं। अब ये NSAIDs के ड्रग्स क्या करते हैं, पेन को कम करते हैं, उसके साथ साथ इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, यानी दर्द भी कम करता है, सूजन भी कम करता है। एग्जाम्पल में आइब्यूप्रोफेन है, डाइक्लोफेनेक है, नेप्रोक्सेन है, ये सब यूज़ होते हैं NSAIDs के तौर पर, ठीक है। हाँ, फिर कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी यूज होते हैं, रैपिडली डिक्रीज इन्फ्लामेशन, ये बहुत तेज़ी से इन्फ्लामेशन को कम करते हैं।
एंड कंट्रोल एक्यूट फ्लेयर अप्स, ये जिसमें प्रेडनिसोलोन आते हैं, ठीक है। फिर एक कन्वेंशनल DMARD, DMARD का फुल फॉर्म एक बार लिखने आ गया था, क्या होता है DMARD, तो डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, यानी ऐसे ड्रग्स जो कि आपके एंटी रूमेटिक ड्रग को क्या कहते हैं, मतलब रूमेटिक अर्थराइटिस के चांस को कम करते हैं। डिजीज DMARD का फुल फॉर्म होता है डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, यानी कि स्लो डिजीज प्रोग्रेशन को स्लो करने के लिए, प्रिवेंट जॉइंट डैमेज, एग्जाम्पल में मिथोट्रिक्सेट। एक्चुअली ये सब क्या है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं, जो इम्यूनिटी के ओवर एक्टिव होने की वजह से इम्यून सेल अटैक कर गया ना, तो इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है। कौन, मिथोट्रिक्सेट, सल्फासेलाजीन, हाइड्रोक्लोरोक्विन, लिफोनामाइड, क्या कहते हैं, लिफ्यूलोमाइड, ये सब ड्रग्स जो है ना वो आपके DMARD के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यानी कि डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, जिसमें आपके आते हैं क्या क्या, मिथोट्रिक्सेट, सल्फासेलाजीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन्स, ठीक है। अब है बायोलॉजिक DMARDs में क्या होता है, बायोलॉजिक DMARDs में क्या होता है भाई, तो ये आपके टारगेट स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, जैसे इसमें आपके क्या कहते हैं एटेना का क्या कहते हैं इटेनआरसेप्ट ड्रग का नाम है, इन्फ्लिक्सीमैब, एडालीमुबाब, रिटोक्सीमिबाब, टोकालीजुमाब। तो जरूरी नहीं टोकलीजुमाब, इतना जरूरी नहीं कि सब याद रख पाएंगे, जितना याद रहे उतना याद रखेंगे, ठीक है। टारगेटेड सिंथेटिक DMARDs में क्या आते हैं, तो ब्लॉक स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी पाथवे, जो कि ये सब आते हैं, उतना आप छोड़ भी दोगे तो चलेगा। एनाल्जेसिक्स तो आपको पता है, जो कि पेन रिलीफ के लिए पैरासीटामोल वगैरह यहाँ पर यूज़ करेंगे। पैरासीटामोल का केमिकल नेम एसिटामिनोफेन होता है, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, रूमेटाइड अर्थराइटिस प्रीमियरली अफेक्ट्स, किसको प्रीमियरली अफेक्ट करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को नहीं, मेटाबॉलिक डिजीज को नहीं, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि एंड इन्फ्लामेटरी डिजीज है। रूमेटाइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून एंड इन्फ्लामेटरी डिजीज है, ठीक है। विच ड्रग इज इम्यूनोसप्रेसेंट्स कॉमनली यूज टू ट्रीट रूमेटाइड अर्थराइटिस, इसमें से कौन से इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं जो कि रूमेटाइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। तो मैंने बताया इम्यूनोसप्रेसेंट मतलब ही होता है इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाले, और उसमें मैंने बताया था मीथोट्रिक्सेट जैसे ड्रग्स होते हैं, क्या होते हैं, मीथोट्रिक्सेट, सल्फासेलाजीन, ये सब ड्रग्स होते हैं मीथोट्रिक्सेट। देखो यहाँ पे बताया था ना, इम्यूनोसप्रेसेंट्स में मीथोट्रिक्सेट्स आते हैं, है ना, सल्फासेलाजीन आता है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आता है, तो ये आपके मीथोट्रिक्सेट हो गए। फिर है विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर प्रीमियरली अफेक्टेड बाय रूमेटाइड अर्थराइटिस, बॉडी के किस पार्ट से आपका रूमेटाइड अर्थराइटिस मेनली अफेक्ट होता है, मसल्स, स्किन, ब्लड वेसल्स, जॉइंट्स। तो बॉडी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रीमियरली अफेक्ट होता है रूमेटाइड अर्थराइटिस में, तो याद रखना आपके जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं, करेक्ट। हाँ, अब बारी आती है ऑस्टियो अर्थराइटिस की, तो ऑस्टियो अर्थराइटिस भी जॉइंट से ही समस्या है, जॉइंट का ही जुड़ा हुआ समस्या, लेकिन रूमेटाइड में क्या हो रहा है, कारण आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम अटैक किया जॉइंट्स पर एंड जॉइंट खराब हो गया, और छोटे छोटे जॉइंट्स में अफेक्ट होता है, और सिमिलर जॉइंट्स में देखने को मिलता है, अगर एक हाथ में हुआ तो दूसरे हाथ में भी होगा, लेकिन ऑस्टियो अर्थराइटिस में ऐसा नहीं होता। ऑस्टियो अर्थराइटिस को डीजेनरेटिव अर्थराइटिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो जॉइंट्स के बीच कार्टिलेज है, जैसे देखो ये जॉइंट्स के बीच कार्टिलेज हैं, ये धीरे धीरे डैमेज होने लग जाते हैं, डिजेनरेट करने लगता है, जिससे जॉइंट्स आपस में जुड़ते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा घर्षण होता है, एंड फिर क्या होता है, दर्द होता है, ठीक है, जब भी मूवमेंट होती है। तो ऑस्टियो अर्थराइटिस एक डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है, करेक्ट, ये एक डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है, इन विच द कार्टिलेज ऑफ जॉइंट्स ग्रेजुअली ब्रेक डाउन, यानी कि जो जॉइंट्स के कार्टिलेज हैं वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होते हैं, लीडिंग टू पेन, जिससे पेन होता है, दर्द होता है, स्टीफनेस यानी खिंचाव होता है, स्वेलिंग देखने को मिलती है, एंड रिड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ द जॉइंट्स। यानी ऑस्टियो अर्थराइटिस एक अपक्षीय जोड़ रोग है, जिसमें जोड़ों की उपास्थि यानी कि कार्टिलेज धीरे धीरे घिस जाती हैं, दर्द, जकड़न और सूजन, जो कि कहते हैं जोड़ की गति कम हो जाती है। यानी ऑस्टियो अर्थराइटिस एक डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है, जिसमें आपके कार्टिलेज ऑफ जॉइंट्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, है ना, जिससे कि आपके पेन, स्टीफनेस, स्वेलिंग एंड मूवमेंट में देखने को मिलता है कमी, ठीक है। ईटियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, द मोस्ट कॉमन सबसेट ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय द रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपिंग
ओ ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब ओ ए मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इंक्लूड एज, जैसे एज, ज़्यादा एज होना। ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने का दर्द ज़्यादातर घुटने वगैरह में होता है, तो ये सब बूढ़े लोगों को होता है ना। तो यस, एज एक रिस्क फैक्टर है जिसमें प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कह रहा है मुख्य तौर पर। फीमेल जेंडर, हाँ महिला में ज़्यादा होते हैं। ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा मोटापा है, शरीर का ज़्यादा वजन पड़ रहा है। एनाटॉमिकल फैक्टर्स या मसल वीकनेस या जॉइंट इंजरी, ये मुख्य कारण है। सेकेंडरी क्या है, प्री एग्जिस्टिंग जॉइंट एबनॉर्मलिटी, पहले से जॉइंट में कोई एबनॉर्मलिटी उस वजह से हो सकते हैं। प्री डिस्पोजिंग कंडीशन जैसे ट्रॉमा या इंजरी, कोई ट्रॉमा हो गया या इंजरी चोट लग गई। कंजेनाइटल जॉइंट डिसऑर्डर्स, जैसे कि थोड़ा कंजेनाइटल है, जेनेटिक है। इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस या इन्फेक्शियस अर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि दर्द, मतलब ये इसके जो सिम्टम क्या क्या आएंगे। जॉइंट पेन यानी जोड़ों में दर्द देखने को मिलेगा, गतिविधि से बढ़ता है और आराम से कम होता है, ठीक है। यानी कि जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है तो जब आप मूव करोगे तो समय पे ज़्यादा थोड़ा सा होगा, एंड जब आप रिलैक्स करोगे तो उसमें सही रहेगा, ठीक है। मॉर्निंग स्टीफनेस, याद रखना, सुबह की जकड़न यानी 30 मिनट में तक, लगभग मॉर्निंग में 30 मिनट तक थोड़ा सा स्टीफनेस महसूस होगी। स्टीफनेस आफ्टर इंटर एक्टिविटी, लंबे समय तक न चलने पर जकड़न होना। क्रिप्टीसियस यानी जोड़ों के हिलने पर कड़कड़ कड़कड़ जैसी, कटकट जैसी आवाज़ आना। एंड रिड्यूस्ड रेंज ऑफ मोशन यानी जोड़ों की गति कम होना। जॉइंट स्वेलिंग यानी जोड़ों में सूजन होना, ठीक है। बॉडी इनलार्जमेंट यानी जैसे हेड बेंस एंड क्या कहते हैं, बॉचर्ड्स नोड्स, जैसे हड्डी जैसे सूजन में गांठ बन जाना, ये होता है। एंड मसल्स वीकनेस, आपस की मांसपेशियां की कमजोरी। टेंडरनेस, दबाने पर दर्द होना। फंक्शनल लिमिटेशंस यानी दैनिक कार्यों में कठिनाई होना। अब इसके ट्रीटमेंट्स की मैं बात करूं तो नॉन फार्माकोलॉजिकल में वही है भाई, पेशेंट एजुकेशन, एक्सरसाइज जैसे हल्का व्यायाम करना, बहुत ज़्यादा नहीं, वेट लॉस करना, और फिजिकल थेरेपी यानी फिजियोथेरेपी वगैरह करवाना। जॉइंट प्रोटेक्शन, जोड़ों की सुरक्षा करना। एप्रोप्रिएट फुटवेयर यानी उचित जूते और फुटवेयर पहनना। योगा करना। एक्यूपंक्चर वगैरह होता है, सुई चिकित्सा वगैरह होता है, ठीक है। एंड असिस्ट डिवाइसेस यानी कि जो भी आपके नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स में आते हैं। ट्रीटमेंट्स की मैं बात करूं ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आपके दर्द को आराम करने के लिए जस्ट वही पेन रिलीवर्स यूज़ करते हैं, जैसे पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन, जो फर्स्ट लाइन ड्रग है जो कि पेन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। फिर है NSAIDs यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के इस्तेमाल होते हैं, जैसे आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, नेप्रोक्सेन। ये सब ड्रग्स है जो कि पेन के इन्फ्लामेशन, पेन को भी कम करता है ना। केलिकॉक्सिब ड्रग्स भी हैं जो कि आपके पेन को भी कम करता है और इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। कुछ टॉपिकल एजेंट्स हैं जैसे NSAIDs, डाइक्लोफेनेक जेल जिसमें आते हैं, है ना। कैप्सिसिन क्रीम वगैरह होते हैं, लोकल पेन रिलीफ के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी होते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड इंजेक्शन, जैसे आपका ट्रायामिक्लोन फॉर सीवियर इन्फ्लेमेशन, अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया तब ये इसका इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज वीको सप्लीमेंटेशन यानी कि हाइलोरेनिक एसिड इंजेक्शन टू इम्प्रूव जॉइंट लिब्रिकेशन, जॉइंट के लुब्रिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हाइलोरोनिक एसिड का इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर है सिम्पैथो क्या कहते हैं, सिम्टोमेटिक स्लो एक्टिंग ड्रग्स, SYS, ADOA उसको कहा जाता है, जिसमें आपके ग्लूकोसामाइन आ जाते हैं, कॉन्ड्रोटीन सल्फेट वगैरह आ जाते हैं। एंड ओपॉइड्स वगैरह जैसे सीवियर पेन में यूज़ होता है, ट्रामाडोल वगैरह यूज़ होता है, जब नॉर्मली ड्रग्स फेल हो जाएं तब ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसका आंसर करिए, फिर मैं रिवीजन करवाऊंगा। एक बार सुन लिए कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है, लिखना क्या क्या है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, वो सब बताऊंगा। पहले क्वेश्चंस के आंसर करिए, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रीमियरली अफेक्ट्स, मैं रिवीजन करवाऊंगा, टेंशन ना लेना। ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रीमियरली किसको अफेक्ट करता है बताओ। लीवर एंड लंग्स, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जॉइंट्स स्पेशली हैंड, नीज, हिप्स, स्पाइन। यस, आपके स्पेशली जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, जैसे हाथ के जॉइंट्स को, नीज के जॉइंट्स को, हिप्स के जॉइंट्स को, स्पाइन के जॉइंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूजुअली टॉपिकली फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस पेन रिलीफ, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टॉपिकली फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस पेन रिलीफ। भाई टॉपिकली यूज क्या किया जाता है, मिथोट्रिक्सेट, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, हाइड्रोक्लोरोक्विन, ये सब नहीं यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ NSAID पैचेज और जेल्स जैसे डाइक्लोफेनेक जेल वगैरह इस्तेमाल करेंगे टॉपिकल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए क्या, जो मुख्यतः जो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होते हैं, मेल जेंडर नहीं, फीमेल का होना थोड़ा सा ज़्यादा चांस है। लो BMI, चाइल्डहुड इन्फेक्शन, फीमेल जेंडर होना एक इन्फेक्शन का, मतलब फीमेल में थोड़ा ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है, ठीक है। चलो रिवीजन करते हैं भाई, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस को, ठीक है। हाँ,
एक बार मैंने पहले सुना दिया ताकि आप दोनों को कंपेयर करके पढ़ पाओ। रोमेटाइड अर्थराइटिस क्या है? एक क्रोनिक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जिसमें आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जॉइंट्स के साइनोवियल लाइनिंग पर अटैक करता है, जिससे पेन, स्वेलिंग, स्टीफनेस, जॉइंट्स डिफॉर्मिटी देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ आपके कारण अलग अलग हो सकते हैं। मेन है ऑटो इम्यून रिएक्शन, यानी आपके इम्यून सिस्टम अटैक कर देते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन्स के ऊपर। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री वगैरह हो सकता है। कुछ एनवायरमेंटल ट्रिगर्स हैं, जैसे स्मोकिंग, इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं। एंड बाकी आप बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं कि एक एक पार्ट लिखो, थोड़ा एक दो पार्ट लिख दोगे काम हो जाएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में जॉइंट पेन या स्वेलिंग हो सकता है। मॉर्निंग स्टीफनेस मोर देन, मतलब लगभग सुबह 1 घंटे से अधिक तक हो सकता है। एंड सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, सिमेट्रिकल मतलब होता है कि अगर एक हाथ में हुआ है तो दूसरे हाथ में भी होगा। छोटे छोटे जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे, जैसे हाथ वगैरह के जॉइंट्स, अंगूठे वगैरह के जॉइंट्स, है ना। जोड़ गर्म होना और छूने पे दर्द होना, वार्मथ एंड टेंडरनेस ऑफ जॉइंट, रिड्यूस जॉइंट मूवमेंट, जॉइंट मूवमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाती है। ठीक है, यानी जॉइंट मूवमेंट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। करेक्ट, हाँ। जॉइंट डिफॉर्मिटीज़ भी देखने को मिलती है, यानी जॉइंट थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है। फटीगनेस एंड वीकनेस देखने को मिलती है। लो ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में इतना सारा चीज़ आपको, देखो कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। कौन सी बीमारी है जिसमें नहीं बोला जाता है? पेशेंट को एजुकेट करना, ये कौन सी बीमारी है जिसमें नहीं बोला जाएगा? बिल्कुल है। फिर अप्रोप्रिएट यूज ऑफ रेस्ट यूज़ करना, जो कॉमन है वही लिखना ना, है ना। न्यूट्रिशनल और डाइटरी सप्लीमेंट्स देना, जरूरी है कि जितना डिफिकल्ट वाला है वो लिखेंगे, आसान वाला लिखेंगे। एनासिड्स जैसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यूज़ करना, जैसे आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, नेप्रोक्सेन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में प्रेडनिसोलोन यूज़ करना ताकि इन्फ्लेमेशन को कम कर सके, है ना। हाँ, चलो अब उसके बाद थे आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है। डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ में कार्टिलेज जो जॉइंट्स के बीच में वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिससे कि आपको पेन, स्टीफनेस, स्वेलिंग और मूवमेंट में रिड्यूस देखने को मिलती है, यानी मूवमेंट थोड़ा कम देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। एंड फिर इसमें प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुख्य कारण हैं, जैसे एज का होना, फीमेल जेंडर होना, मोटापा होना, कुछ ऐसे एनाटॉमिकल फैक्टर्स हैं, या मसल वीकनेस वगैरह देखने को मिलती है, जॉइंट इंजरी। सेकेंडरी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो पहले से कोई जॉइंट एबनॉर्मलिटी है, या पहले से कोई ट्रॉमा या इंजरी हो गई है, या फिर कंजेनाइटल जॉइंट डिसऑर्डर है, उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। जॉइंट पेन, मॉर्निंग स्टीफनेस लेस देन 30 मिनट्स, सुबह में 30 मिनट से कम तक, आधे घंटे तक स्टीफनेस होती है ना। लंबे समय तक ना चलने फिरने पर जकड़न महसूस, अगर मान लो कोई एक पोजीशन में बैठे हुए उसके बाद उठते हैं तो बहुत कट दे के आवाज़ आएगी, उसी को क्रिप्टस कहते हैं। जोड़ों को हिलने पर थोड़ा चरमराने की आवाज़ आना, रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन एंड जॉइंट स्वेलिंग देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, एक्सरसाइज करना, वेट लॉस करना, फिजिकल थेरेपी, जॉइंट प्रोटेक्शन, है ना, अप्रोप्रिएट फुटवेयर वगैरह, योगा करना, ये सब नॉर्मल टर्म्स हैं, इसको लिख सकते हो। एंड इसके ट्रीटमेंट में आप एनाल्जेसिक यूज़ करोगे, यानी पेन रिलीवर्स दवाएं जैसे पैरासीटामोल वगैरह हो गए। एंड एनासिड्स यूज़ होते हैं, जैसे डाइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, नेप्रोक्सेन वगैरह हो गए। टॉपिकल एजेंट्स में एनासिड्स और डाइक्लोफेनेक जेल वगैरह यूज होते हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड्स भी कुछ यूज होते हैं, जैसे कि इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉइड इंजेक्शन, जैसे कि आपका ट्रायामिक्लोन, जो कि आपके सीवियर इन्फ्लेमेशन में इस्तेमाल होते हैं। एंड विस्को सप्लीमेंटेशन के तौर पर हाइलुरिक एसिड यूज़ करते हैं, जो कि आपके जॉइंट के लुब्रिकेशन में मदद करते हैं, जॉइंट्स को लुब्रिकेट करने का काम करते हैं। ठीक है, हाँ, ये कुछ ड्रग्स हैं, कुछ ओपॉइड्स एनाल्जेसिक्स भी हैं, जैसे ट्रामाडोल वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन तब जब सारे ड्रग्स फेल हो जाए। इस तरीके से आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटाइड अर्थराइटिस और यूटीआई को कंप्लीट किया। ठीक है, अगले क्लास में अगले क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन आई होप कि आप चीज़ों को अच्छे से समझे होंगे, बेहतर तरीके से चीज़ों को इतना हुआ होगा कि हाँ भाई, अगर रोमेटाइड अर्थराइटिस आ गया होगा तो लिख देंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस आ गया तो लिख देंगे, यूटीआई आएगा तो लिख देंगे। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू सो मच। एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, थोड़ा सा पता नहीं क्यों फिर से मेरे को पेट में जलन वगैरह महसूस हो रही है, बट कोई बात नहीं, क्लास कंटिन्यूज़ रहेंगी। अभी मैं सेकेंड ईयर के बाद फर्स्ट ईयर में क्लास लेने जा रहा हूँ, दवा वगैरह चल रही है, बट थोड़ा सा समय लगेगा चीज़ों को सही होने में। मैं फिर से एक दवा ले लेता हूँ, एंड कोई नहीं, सब सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू।